हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सागरमाला। तो सागरमाला परियोजना, 7 साल इस परियोजना के पूरे हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से 7 सालों में इस प्रोजेक्ट ने जो है वो काफी ज्यादा उपलब्धियां जो है वो हासिल करी हैं। विस्तार से इस पूरे के पूरे परियोजना के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो सागरमाला परियोजना ने अपने 7 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं। प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो भारत के पोर्ट्स है, बंदरगाहें हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनके पूरे के पूरे कामकाज को जो है वो मॉडर्नाइज करना। इस उद्देश्य के साथ में 2015 में ये सागरमाला परियोजना शुरू की। सरकार ने 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे कुछ आंकड़े जो है वो सामने लाए हैं, जिसमें ये बताया गया कि 29 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए आई थी, वो इन 7 सालों में इंप्लीमेंट किए गए। ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी के मॉडल के तहत इंप्लीमेंट किए गए। इसमें कुछ स्टेक्स जो है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स की थी, जबकि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार की थी। तो 7 सालों में टोटल पीपीपी मॉडल बेसिस पे 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ये प्रोजेक्ट जो है इसको सफल बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। दरअसल जितने भी पोर्ट्स हैं देश के, 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, उसको डेवलप करना है, और साथ ही साथ 14,500 किलोमीटर लंबे नेविगेबल वाटरवेज है, यानी कि इनलैंड वाटरवेज, बड़े बड़े नदियां जिनसे ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सकता है, इनको डेवलप करने के लिए ये सागरमाला परियोजना जो है वो शुरू की गई थी। इस सागरमाला परियोजना को 2015 में यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उद्देश्य इसका ये था, सबसे पहला पॉइंट था कि भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है, वहां पर बहुत सारे बंदरगाहें, बहुत सारे पोर्ट्स मौजूद हैं। इन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा सके, इनमें आधुनिक मशीनें लगाई जा सके, संपूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड तरीके से ये पोर्ट्स काम करें। इस उद्देश्य के साथ में इस परियोजना को इंप्लीमेंट किया गया था। शब्द सागरमाला का अर्थ होता है ओशियन गार्लैंड। सागर यानी कि ओशियन और माला यानी कि गार्लैंड। तो इस परियोजना को ओशियन गार्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आप देखें, भारत की तटरेखा गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो है वो जाती है। यहां पर काफी सारे मेजर पोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं। ये अगर आप पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का, इस तरीके का ये नेटवर्क जो है वो बनता है, जो कि एक गार्लैंड की शेप में जो है वो नजर आता है। इस तरीके से माला के रूप में इसको जो है वो देखा जाता है। इस वजह से ओशियन वाटर बॉडीज, सागर के अंदर इस तरीके के पोर्ट्स को डेवलप करके, जिस तरीके से माला, किसी माला में छोटे छोटे मोती होते हैं, उसी की तर्ज पे ये परियोजना जो है इन सभी पोर्ट्स को डेवलप करने की बात करती है। गुजरात में कांडला पोर्ट, पोरबंदर, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मारमा गोवा, गोवा में मंगलोर, कर्नाटक में कोची, टूटीकोरिन चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पैरादीप और हल्दिया, ये मेजर पोर्ट्स जो हैं इनको विकसित किया जाएगा, इनकी मॉडर्नाइजेशन होगी। इस उद्देश्य के साथ 2015 में इस परियोजना को शुरू किया गया था, और देखते देखते 7 वर्ष जो है वो इस परियोजना के पूरे जो है वो यहाँ पर हुए हैं। तो ये एक पोर्ट लेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, यानी कि पोर्ट्स को सेंटर में रख के विकासात्मक गतिविधियां जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट की जानी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना था, बेटर कॉम्पिटिटिवनेस होनी थी लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि और लॉजिस्टिक्स जो है वो किसी भी देश के लिए ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो समुद्र के माध्यम से किया जाता है। इस वजह से अगर ट्रेड को बेहतर बनाना है तो लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना था, और लॉजिस्टिक्स क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटम में ट्रेड जो है वो समुद्री मार्ग से किया जाता था, तो पोर्ट्स की लॉजिस्टिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके साथ साथ इन पोर्ट्स के एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा इंप्रूव करना था, क्योंकि उद्देश्य ये था कि अगर इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने तो वो पोर्ट के नजदीक बने, ताकि इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके पोर्ट तक ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो सके। इन सभी चीजों से अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन जो है उसको बूस्ट मिलना था, और इससे ओवरऑल कोस्टल इकोनॉमी जो है वो डेवलप होनी थी। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर
इस उद्देश्य के साथ में इस प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम समझे इस परियोजना के, तो उद्देश्य ये था वर्ल्ड क्लास पोर्ट कैपेसिटी जो है वो बनानी थी, क्वालिटी और क्वांटिटी के टर्म्स में। बंदरगाह की क्षमताओं का निर्माण करना था, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जो है वो भी बेहतर हो और क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में सहूलियतें जो है वो अब मिल पाए। और इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि टर्न अराउंड टाइम को 2 से भी कम दिनों में पूरा करना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आप जानते हैं? किसी भी बंदरगाह के ऊपर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में एक वेसल जो है, कंटेनर जो है वो आता है, वो यहां पर आएगा, कुछ गुड्स को अनलोड करने के लिए कुछ इंपोर्टेड गुड्स जो है वो यहां पर छोड़ेगा और कुछ यहां से गुड्स को लोड करके अपने आगे के सफर पर निकल जाएगा। कितनी देर में ये कंटेनर जो है वो खाली होता है, या कितनी देर में ये कंटेनर जो है वो भारत के में लाए गए गुड्स को उतार के जो विदेश ले जाने वाले एक्सपोर्ट वाले गुड्स हैं उनको दोबारा से लोड करता है, इसको कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। यानी कि जिस उद्देश्य के साथ में ये वेसल इस पोर्ट पे पहुंचा था, वो ऑब्जेक्टिव कितने दिन में पूरा हो जाता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। किसी भी वेसल के लिए मिनिमम टर्न अराउंड टाइम जो है वो होना चाहिए, तभी उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। यानी कि जितना कम समय के लिए उसको वेसल को पोर्ट पे रहना पड़ेगा, उतना ज्यादा एफिशिएंटली वो अपनी पूरी की पूरी जर्नी जो है वो कर पाएगा। इस वजह से उद्देश्य ये था कि टर्न अराउंड टाइम जो है उसको 2 से भी कम दिनों में पूरा करना है। और इसने एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो दिखाए हैं। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2021 की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत का जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो 35% इंप्रूव हुआ है ओवर लास्ट 6 इयर्स। सागरमाला परियोजना के 6 साल 2021 में पूरे हुए थे और 2021 में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पिछले 6 सालों में जो टर्न अराउंड टाइम है भारत का वो 35% तक इंप्रूव हुआ है। करीब 3 से 4 दिन का टर्न अराउंड टाइम जो है ऑन एन एवरेज भारत का रहता था, जो अब कम हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि लेस देन 2 जो है वो टर्न अराउंड टाइम, लेस देन 2 डेज जो है वो टर्न अराउंड टाइम सभी पोर्ट्स पे जो है वो होना चाहिए। ये पूरी की पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना जो है वो 4 कंपोनेंट्स में जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है या इंप्लीमेंट की गई है अपने इनिशियल स्टार्ट से। इसमें सबसे पहले तो है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जो कि बेसिक क्रक्स था इस योजना का। जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, उनका आधुनिकीकरण करना, वहां पे कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स में एफिशिएंसी जो है इंप्रूव करना, और अगर जरूरत है तो नए पोर्ट्स बनाना। क्योंकि कुछ जगहों पर पोर्ट्स में जितनी आवाजाही है वेसल्स की, वो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। तो ऐसे रीजन्स में हमको नए पोर्ट्स बनाने की जरूरत थी। जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स थे उनकी एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना था। तो ये सबसे पहला उद्देश्य था, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स में मॉडर्नाइज्ड तरीके से टेक्नोलॉजीज का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चीजों को आसान बनाना था। दूसरा उद्देश्य था, दूसरा कंपोनेंट था पोर्ट्स की कनेक्टिविटी। अब समुद्र से तो पोर्ट कनेक्टेड है, लेकिन इनलैंड सिस्टम से भी पोर्ट्स को कनेक्ट करना था। इसके लिए लॉजिस्टिक पार्क्स बनने थे, वाटर ट्रांसपोर्ट को, इनलैंड वाटरवेज को, यानी कि जो देश के अंदर बड़ी बड़ी नदियां हैं जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना। अगर इनलैंड वाटरवे की फैसिलिटी नहीं है, यानी पोर्ट के पास कोई बड़ी नदी, नेविगेबल रिवर नहीं है, तो उस केस में रोड और रेल रूट्स को बेहतर बनाना, ताकि इजीली गुड्स जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। उद्देश्य ये था। आप देखिए, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन से हम गुड्स का जो वेसल्स का टर्न अराउंड टाइम है उसको तो कम कर पाएंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा अगर वो गुड्स जो उस वेसल से आए थे वो 10 दिन तक या 15 दिन तक पोर्ट पे ही पड़े रहते हैं। तो ये हमको सुनिश्चित करना था कि हमारी फर्दर पोर्ट के साथ अलग अलग बिजनेस सेंटर्स की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो कि इजीली वो गुड्स जो हैं वो यहां से ट्रांसपोर्ट किए जा सके। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पोर्ट्स के पास पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है वो बनाए जाने चाहिए। कोस्टल इंप्लॉयमेंट जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जाने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए किसी एक शहर में गुड्स जो है वो बनाए जाते हैं और इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए इसको नियरेस्ट पोर्ट पर ले जाना होगा, तो ये जर्नी जो है वो कई हजार किलोमीटर की भी हो सकती है। लेकिन अगर पोर्ट की ही पेरिफेरी में इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है वो डेवलप होते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और ये जो टाइम है नियरेस्ट पोर्ट तक ले जाने का, उसको कम किया जा सकता है। तो पोर्ट्स के आसपास नई नई इंडस्ट्रीज को सेट करना जो है वो उद्देश्य था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करने का उद्देश्य इस सागरमाला परियोजना के तहत था। और एक चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कोस्टल कम्युनिटीज की डेवलपमेंट। वो समुदाय जो तटीय इलाकों में रहते हैं, चाहे वो फिशरमैन है, क्योंकि तटीय इलाकों में ज्यादातर फिशरमैन रहते हैं, उनके लिए फिशिंग हार्बर्स बनाना, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोगों की स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि इन मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स
का फायदा उठा करके वो अपनी आजीविका के नए स्रोत जो है वो तलाश सके। इसको हम लिंक कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी के साथ में। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में ब्लू इकोनॉमी की बात करी थी। ये ब्लू इकोनॉमी दरअसल मैरीन रिसोर्सेज लेड इकोनॉमी होगी, जहां पर अर्थव्यवस्था में एक अहम कंट्रीब्यूशन, एक मेजर हिस्सा जो है वो ऐड होगा मैरीन रिसोर्सेज से। हमारे जो समुद्री संसाधन है, चाहे वो टूरिज्म पोटेंशियल हो, चाहे वो फिशिंग पोटेंशियल हो, या मिनरल या माइनिंग हो जो समुद्र के अंदर की जाती है, इसका विकास जो है वो सागरमाला में भी एज अ कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के रूप में जो है वो किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सागरमाला परियोजना के बारे में। उद्देश्य ये था कि समुद्र के जो पोर्ट्स है उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, और सागर माला जैसी ही और परियोजनाएं जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य था हाईवेज को डेवलप करना, और इसी दिशा में सरकार ने पर्वतमाला योजना की भी घोषणा करी थी। पर्वतमाला के लिए भी एक अलग से वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूं, आपको चैनल पे मिल जाएगी। पर्वतमाला का उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको एक्सेसिबल बनाया जाए। उसके लिए इजीएस्ट वे आउट जो है वो रोप वेज का है, या फिर नैरो गॉज ट्रेन का है। जो जिस प्रकार की नैरो गॉज ट्रेन आपने शिमला आदि जैसे शहरों में देखी होंगी, तो पहाड़ों पे चलने के लिए छोटे दायरे की जो ट्रेन्स हैं उनका विकास, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोपवेज, जिनकी मदद से देश के जो माउंटेनियस, खास करके जो हिमालयन स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पर अलग अलग जगहों तक पहुंचा जाए। तो हाईवेज के लिए भारतमाला, माउंटेनियस एरियाज के लिए पर्वतमाला, और समुद्र के लिए सागरमाला परियोजना जो है वो सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और हम इस विषय पे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि 7 साल जो है इस परियोजना के पूरे हुए हैं। आई होप हम विस्तार से इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको बहुत अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो कराई जाएगी। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप मैसिव डिस्काउंट जो है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।